हेलो दोस्तों, जैसा आप सबको मालूम है कि जनवरी 2025 में ही सरकार ने एट्थ पे कमीशन की घोषणा कर दी थी, जो कि जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होना है और जिसका मेन उद्देश्य है सैलरीज और पेंशनर्स की पेंशन जो मिलती है उसमें बढ़ोतरी करना, उसको रिकमेंड करना कितनी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा भी सैलरी और जो पेंशन है, इसके अलावा भी कुछ अदर अलाउंसेस होते हैं, कुछ टर्मिनल बेनिफिट होते हैं जिसमें पे कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है उनको बढ़ाने की। तो आज यही डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या रिकमेंडेशन हो सकती हैं जिसको एट पे कमीशन में कंसीडर किया जा सकता है बढ़ाने के लिए। अब क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं एट पे कमीशन से। पहली एक्सपेक्टेशन माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को जो 7 सीपीसी ने 2.57 रखा था, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की आशा है कि कम से कम जो फिटमेंट फैक्टर है मिनिमम 2.57 हो या उससे ज़्यादा हो। लेकिन इसकी संभावना थोड़ा कम नज़र आ रही है क्योंकि पिछली टाइम डीए काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इस टाइम मैक्सिमम 50-60% तक ही हो पाएगा। लेकिन फिर भी सारे एम्प्लॉयज़ की आशा है कि फिटमेंट फैक्टर जो बेसिक को रिवाइज करने के लिए अपनाएगा एट पे कमीशन, वो मिनिमम 2.57 ही हो। नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो है एचआरए जो है 7 सीपीसी ने उसको 24 और 16 और 8% किया था इनिशियली, जो बाद में बढ़ते बढ़ते 30, 20 और 10% हो गया था जब डीए बढ़ गया था। ऐसे ही तो एम्प्लॉयज़ की आशा है कि ये अभी जो 30% एचआरए है इतना ही कंटिन्यू रखे इनिशियली भी। नेक्स्ट है एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की उम्मीद है कि वो कम से कम 5,000 रुपये पर मंथ होना चाहिए एक चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि अब जब ये रिकमेंड किया था तब से लेके अब तक 10 साल हो चुके हैं और स्कूलों की फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो एम्प्लॉयज़ उम्मीद करते हैं कि कम से कम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है सीईए, इसमें थोड़ा इजाफा होना चाहिए। एक और है लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग एलटीसी। जैसे ही कोई एम्प्लॉय एलटीसी अवेल करता है तो वो 10 डेज लीव इनकैशमेंट मिलता है ताकि वो अपने खर्चों को आराम से मैनेज कर पाए एलटीसी के दौरान। तो इसको भी उम्मीद है कि इसके जो ड्यूरेशन है 10 डेज की लिमिट है, इसको बढ़ा सकती है गवर्नमेंट। 20 एम्प्लॉयज़ उम्मीद करते हैं कि कम से कम 20 डेज ये हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि जो एम्प्लॉय एलटीसी अवेल नहीं कर पाता उसको भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। को कई बार कुछ रीजन होते हैं, कंपेलिंग रीजन होते हैं, जिसकी वजह से कोई एम्प्लॉय एक ब्लॉक में एलटीसी अवेल नहीं कर पाता, तो उसको भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। नेक्स्ट है लीव इनकैशमेंट टू बी इंक्रीज टू 400 टू 500 डे। अभी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायर होता है, चाहे वो सुपर एनुएशन पे हो या फिर वीआरएस ले, तो उसको मैक्सिमम 300 डेज का इक्वलेंट लीव इनकैशमेंट मिलता है। तो इस पे भी एट्थ पे कमीशन विचार कर सकता है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ग्रेचुटी जो 25 लाख अभी मिलती है, इसको भी बढ़ाने का प्रोविज़न होगा। एक है पेंशन कम्यूटेशन फैक्टर जो कि 8% इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। इसको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट अगर कम करके करेंगे तो इसका भी पीरियड जो रिकवरी का है वो कम हो जाएगा। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंपनसेट अपॉइंटमेंट। तो एट्थ पे कमीशन इसके बारे में भी अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है कि एक टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए, जिससे कि जो एम्प्लॉइज़ एक्सपायर हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान, उनके डिपेंडेंट को एक टाइम बाउंड मैनर में एक रोजगार प्राप्त हो। सबसे पहले देखते हैं फिटमेंट फैक्टर। 7 सीपीसी ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा था, लेकिन अभी उम्मीद की जा रही है कि इतना नहीं हो पाएगा। एट्थ पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर है मोस्ट प्रोबेबली 1.83 टू 2.46 ही मैक्सिमम हो पाएगा।
अगर इस फिटमेंट फैक्टर को लें तो प्रत्येक लेवल में लेवल 1 टू लेवल 18 कितनी एंटिसिपेटेड बेसिक पे होगी, ये इस टेबल में कैलकुलेट करने की कोशिश की गई है। जो 18,000 से जो पे लेवल 1 है 18,000, अगर उसको 1.83 का फिटमेंट फैक्टर लें तो 32,900, या इसको राउंड फिगर करेंगे तो 33,000, और मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर लेंगे 2.46 का तो 44,300 मिनिमम बेसिक इसमें फिक्स हो जाएगी लेवल 1 में। ऐसे ही जो अलग अलग लेवल हैं उनमें हम लोग देख सकते हैं कि मिनिमम कितनी बेसिक एंटिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूशन ऑफ 30-20-10% HRA। ये जो 7 CPC जब आया था तो HRA को 24, 16 और 8% डिसाइड किया था एक्स, वाई और जेड कैटेगरीज के लिए। जो बाद में जब ये DA25 हुआ तो इसको 27, 18 और 9% कर दिया, और जब ये 50% हुआ DA तो इसको 30-20-10 कर दिया। आज की डेट में 30% जो एक्स कैटेगरीज की सिटी हैं वहाँ पर HRA मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को। लेकिन इस बार एम्प्लॉइज़ की उम्मीद ये है कि जो 24% किया था 7 CPC ने वो ना किया जाए। अभी इनिशियली स्टार्टिंग से ही इसको 30% की लिमिट में रखा जाए, 30-20-10। तो अगर ऐसा किया जाता है तो एक बहुत अच्छा प्रोविज़न 8 CPC से मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, और उम्मीद है कि ये जो 30-20-10 का HRA का जो रेट है ये ही कंटिन्यू रहेगा। 7 CPC के बाद जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है पे लेवल 1 और 2 को 1350 प्लस DA, 3 to 8 3600 प्लस DA, और पे लेवल 9 एंड अबाउट को मिलता है 7200 प्लस DA। अब जब 7 CPC जब लागू हुआ था उससे अब तक 10 साल लगभग हो चुके हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उम्मीद है कि जो 1350 है जो 1350 रुपये लेवल 1-2 को मिलते हैं इसको एट पार लाया जाएगा, और पे लेवल 1 to 8 तक लगभग सबको ही समान TPA मिलेगा, जो लगभग 7500 रुपये के आसपास होना चाहिए जिस जिस हिसाब से महंगाई बढ़ चुकी है। तो उम्मीद यही है कि कम से कम पे लेवल 1 to 8 में 7500 प्लस DA का TPA मिलेगा इस रेट से, और जो पे लेवल 9 एंड अबव है वहाँ 15,000 जो अभी डबल होता है। पे लेवल 3 to 8 3600 और 9 एंड अबव 7200 मिलता है, तो इसी प्रोपोर्शन में ये 9 एंड अबव 15,000 प्लस DA मिलने की उम्मीद है। 6 CPC ने रिकमेंड किया था ये 10 डेज EL इनकैशमेंट का प्रोविजन ड्यूरिंग LTC। जब 6 CPC आया था, जब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उसके बाद से कोई भी एम्प्लॉय अगर LTC अवेल करता है तो वो 10 डेज का अर्न लीव का इनकैशमेंट ले सकता है, ताकि वो अपने LTC के खर्चों को थोड़ा मैनेज कर पाए और उसको थोड़ा सा उसमें रिलैक्स महसूस हो। और इसमें एक प्रोविज़न ये भी था कि उसमें 300 अर्न लीव पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, एम्प्लॉय 300 अर्न लीव एक्यूमुलेट कर सकता है उसके बाद भी, और उसका रिटायरमेंट पर पैसा मिल जाता है। और 7 CPC ने भी इसको जारी रखा। लेकिन अब जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स काफ़ी बढ़ चुका है और महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, जो 10 डेज का लीव इनकैशमेंट पर्याप्त नहीं रहता है, और बहुत ही कम जो LTC में खर्चा आता है उसके अगेंस्ट 10 डेज का लीव इनकैशमेंट काफ़ी कम होता है। कुछ तो पैसा मिलता है लेकिन वो काफ़ी कम होता है, उससे मैनेज नहीं हो पाता इतना ज़्यादा। तो उम्मीद है कि जो 8 CPC है, जो 10 डेज की जो सीलिंग है EL इनकैशमेंट की, इसको मिनिमम 30 डेज करेगा। इससे LTC लेने वालों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयज़ LTC अवेल नहीं कर पाते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि जो किराए के अलावा, फेयर के अलावा जो और खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर वो 8 CPC इसको 10 डेज को बढ़ा के 30 डेज करेंगे तो LTC लेने वालों की संख्या बहुत बढ़ेगी, और इससे टूरिज़्म और इकोनॉमी को भी बहुत फ़ायदा होगा।
नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। 6 CPC ने इसको 1,000 रुपये पर मंथ किया था, जो अब बढ़कर लगभग 2,812 कुछ मिलता है। 7 CPC जो 50% जो DA क्रॉस कर गया है, इसको में 25% और इजाफा हो गया है। 2,250 प्लस 25%, तो लगभग 2,800 के आसपास मिलता है। अब जो 7 CPC के बाद अब तक जो ट्यूशन फीस है स्कूल की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ की ये उम्मीद है कि कम से कम जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, जो 6 CPC ने स्टार्ट किया था, वो अब समय की मांग है कि कम से कम 5,000 रुपये पर मंथ होना चाहिए वन चाइल्ड के लिए, एक के लिए। हाँ, हालांकि इसमें एनुअल सीलिंग लग सकती है 1,00,000 रुपये पर ईयर, दो चिल्ड्रन, दो दो बच्चों के लिए जो मिलता है। तो मैक्सिमम गवर्नमेंट इसमें कर सकती है 1,00,000 रुपये, पर मिनिमम जो है 5,000 रुपये पर मंथ इसमें होना चाहिए, या मैक्सिमम को भी रिलैक्स कर सकती है 1,20,000 तक। पर मिनिमम 1,00,000 तो एम्प्लॉयज़ उम्मीद करते हैं कि 1,00,000 रुपये पर ईयर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होना ही चाहिए। नेक्स्ट है लीव इनकैशमेंट। जब आदमी कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको 300 दिन का लीव इनकैशमेंट मिलता है, रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन किसी भी तरह से VRS ले तब भी। तो इसमें अगर 300 EL नहीं हो पाती हैं तो हाफ पे लीव को भी ऐड कर लिया जाता है। अगर 8th पे कमीशन इस पे विचार करता है तो इसको भी बढ़ाया जा सकता है, लगभग 400 से 500 EL की जो लिमिट है इसको बढ़ाया जा सकता है, ताकि एम्प्लॉयज़ का रिटायरमेंट, जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ होती है, वो अच्छी तरह से रहे। इससे जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है उसको एक काफ़ी अच्छा कॉर्पस मिलेगा, और इससे उसको जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो अच्छी रहेगी। तो उम्मीद है कि 8th पे कमीशन इसकी जो लिमिट है 300 डेज़ की, इसको भी कुछ ना कुछ तो बढ़ाएगा, ताकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ को कुछ ज़्यादा पैसा मिले। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। अभी जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जो रिटायरमेंट सुपर एन्युएशन या डेथ पर मिलती है, वो मैक्सिमम 25 लाख रुपए मिलती है। और अगर ये रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन पे है तो इसको कैलकुलेट करने की जो मैक्सिमम सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस है, 33 ईयर्स है। लेकिन देखा गया है कि ये 25 लाख की जो लिमिट है, यहाँ तक एम्प्लॉय जो खासकर B और C कैटेगरी में होते हैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि बेसिक काफ़ी कम होती है। तो उस कंडीशन में वो 25 लाख की जो सीलिंग है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, उस तक काफ़ी दूर रह जाते हैं। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए CPC जो 8 CPC है, जो इसकी क्वालिफाइंग सर्विस है, इसको भी अगर बढ़ा दे, 35 से 40 साल तक कर दे। हालांकि 40 साल की सर्विस सभी लोगों की नहीं हो पाती, लेकिन कुछ की हो पाती है, 35 तो हो ही जाती है। और इसकी मैक्सिमम लिमिट में इजाफा करके इसको 30 या 35 लाख कर दे, तो ये रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छा बूस्ट होगा। खासकर जो एक्सपायर हो जाते हैं ड्यूरिंग सर्विस, उनको तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद भी है कि कम से कम अभी इनिशियली ये 30 लाख तो इसकी लिमिट बढ़ाई जाएगी, 30 लाख तक की जाएगी, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, 35 तक किया जाए, तो इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को, या खासकर उनको जिनकी सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है। उनको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में, उसकी जो डिपेंडेंट फैमिली है उसको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट है रिवीजन इन कम्यूटेशन फैक्टर। आज की डेट में अगर कोई सरकारी आदमी रिटायर होता है, एम्प्लॉय रिटायर होता है, तो वो 40% अपनी पेंशन को कम्यूट करा सकता है, जो कि बाद में 15 साल के लिए उसकी रिकवरी होती है। उसकी कैलकुलेशन इस हिसाब से की गई है कि 8% इंटरेस्ट के साथ उसका कम्यूटेशन फैक्टर को डिसाइड किया गया है। अगर ये 8% इंटरेस्ट को थोड़ा कम किया जाए तो कम्यूटेशन फैक्टर थोड़ा बढ़ जाएगा, और उसका रिकवरी पीरियड भी थोड़ा सा कम होगा। अगर ऐसा होता है तो जो एम्प्लॉय रिटायर होते हैं उनको एक अच्छा पैसा मिलेगा, और उनकी फाइनेंशियल स्थिति जो पोस्ट रिटायरमेंट होती है वो भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट, इन स्पाइट ऑफ वेरियस employee friendly provisions, many employee remains fail to avail LTC during a particular block due to compelling reasons। कई बार जो LTC मिलता है, कई एम्प्लॉय उसको अवेल नहीं कर पाते
कुछ रीजन होते हैं, कुछ फैमिली रीजन, या फिर छुट्टियां नहीं मिल पाती ऑफिस में काम की वजह से, या फिर किसी और वजह से भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जो एट्थ पे कमीशन इस इश्यू को कंसीडर कर सकता है, एड्रेस कर सकता है, और जो एम्प्लॉइज एलटीसी अवेल नहीं कर पाते उनके लिए इसका इनकैशमेंट का प्रोविज़न कर सकता है। बस इसमें एक इशू हो सकता है कि अब गवर्नमेंट ला सकती है कि जो भी एम्प्लॉई एलटीसी अगेंस्ट पैसा ले रहा है, उसको इनकैश करा रहा है, वो कुछ डोमेस्टिक आइटम्स को खरीदने में उसका उपयोग करेगा जिसकी जीएसटी की कुछ पर्टिकुलर रेट्स हों। जैसे 18%, 5% के रेट हैं, तो अपर स्लैब में 18% की जो डोमेस्टिक आइटम्स हैं उसको खरीदने में उस पैसे को लगाएगा। तो ये बड़ा एक क्रिटिकल इशू है, क्योंकि सर्विस के दौरान कई बार एम्प्लाई एलटीसी ब्लॉक अवेल नहीं कर पाते और वो उसका बेकार चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट अगर इस इशू को कंसीडर करे कि अगर जो एम्प्लाई एलटीसी में एलटीसी अवेल नहीं कर पाया तो उसको कुछ किलोमीटर का पैसा या कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ दे सकती है, सब्जेक्ट टू कि वो जो अमाउंट मिला है वो अपने पास ना रख के उसको कुछ आइटम्स खरीदने में लगाए। और ऐसा प्रोविज़न गवर्नमेंट ने कोरोना के टाइम में किया था इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो यही सेम प्रोविज़न अभी भी ला सकती है। इससे जो एम्प्लॉइज़ एलटीसी अवेल नहीं कर पाते उनको एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा। Thanks for watching. Channel is meant for government rules, power sector information and general awareness video. आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।